हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। आज हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, जो कि आप अभी नहीं पढ़े होंगे। वही से आपको हम बताने वाले हैं सब्जेक्टिव प्रश्न। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, ये भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं और 5 नंबर वाले क्वेश्चन के रूप में भी आते हैं। लेकिन 5 नंबर वाला जो प्रश्न होता है, उसको आपको बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बदले में आप जो मैच ऑफ द फ्लोइंग 2 आप बना देंगे और एक समरी देंगे। 3 आपको बना देंगे जो 15 नंबर का होता है। 3 आपको बना दीजिएगा जो कि 15 नंबर का होता है। वो आपको 15 नंबर दे दिया जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है, शॉर्ट क्वेश्चन जिसके लिए 10 नंबर दिया जाता है, उसी 10 नंबर में 1-2 प्रश्न आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी रहता है। तो हम वही प्रश्न बताने वाले, क्योंकि बहुत बार पूछे गए हैं। क्योंकि ऐसा वैसा प्रश्न तो हम बताते ही नहीं है, क्योंकि अब उतना समय नहीं है कि आपको सब जरूरी प्रश्न है उसी को आपको पढ़ना है। देखिए ये कितनी बार पूछा गया है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सबसे पहला प्रश्न है और ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। क्या प्रश्न कहा जाए? सबसे पहली बात बता दे रहे आपको कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताते चलें। देखिए यहाँ पे आपका हिंदी लिखा हुआ है, ताकि जो ऐसे स्टूडेंट इंग्लिश समझ में नहीं आती है वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। लिखिए यहाँ पे इंग्लिश में समझा देंगे और यहाँ पे हिंदी में भी समझा देंगे, तो आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत, छोटा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग जल्दी से शेयर कर देंगे। इतना इंपॉर्टेंट आज क्लास कराने वाले हैं, तो शेयर कर दो, बनता ही है। शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और चलिए क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए कि सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे जो पहला प्रश्न है, राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। यानी कि इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? हिंदी मतलब है कि भारत में अंग्रेजी के भविष्य पर एक नोट लिखिए। अंग्रेजी का जो भविष्य है, जो फ्यूचर, इस पर एक नोट लिखने के लिए आपके बोला जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। तो ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत बार आया गया है। 2019 में आया है, 2016 में आया है, 2015 में आया है, 2011 में आया है, 2010 में आया है, 2009। इतने साल पूछा गया था कि आपको नहीं लगता ये 2025 में एंट्री लेने के लिए जरूरी है? बिल्कुल लगता होगा। आपको भी लगता है कि इतना बार एक ही प्रश्न को रिपीट किया गया है। यानी एक बात तो क्लियर है कि बिहार बोर्ड बहुत सारे प्रश्न को रिपीट करती है, और इससे अब एक फ़ायदा जरूर होता है कि आप जितना ज़्यादा, देखिए हम आपको यही सजेस्ट करें, आप गेस्ट पेपर मत पढ़िए, गेस्ट पढ़िए मत। आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा मॉडल पेपर पढ़िए। ऐसे मॉडल पेपर भी बहुत ज़्यादा अब बताया तो बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि इसमें से बहुत सारी गलतियाँ कर दिया हुआ है। लेकिन आप क्वेश्चन बैंक, जो आपका क्वेश्चन बैंक जो होता है, वो आप पढ़िए। क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि रिपीट किए आते हैं, इसलिए क्वेश्चन बैंक को पढ़ना जरूरी है। तो ये प्रश्न को देखिए, राइट अ नोट ऑन द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो आपको लिखना कैसे है, चलिए बताते हैं कि आपको लिखना कैसे। लिखना है आपको कि दिस इज द एज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी। यानी कि इसका हिंदी चलिए देखते हैं। इसका हिंदी हुआ कि यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था का युग है। और आगे देखिए, और आगे कहा जाता है कि द वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस इन दिस एज। इंग्लिश is the language of computers and internet. Without its knowledge India cannot become a developed country। यानी इसमें कहा जा रहा है बिना इंग्लिश के जो भारत डेवलप कंट्री, विकसित जो क्या है, विकसित देश बन ही नहीं सकता। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और वैश्विक बाजार अर्थव्यवस्था का युग है। इस युग में भारतीयों के लिए अंग्रेजी का व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी कंप्यूटर और इंटरनेट की भाषा। ये आपका कोई भी प्रश्न आएगा तो ये पर लिखना ही है कि अंग्रेजी जो है वो कंप्यूटर और इंटरनेट में बहुत ज़्यादा इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसके ज्ञान के बिना, इसके नॉलेज के बिना भारत एक विकसित देश कभी बन ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है बनना। और आगे देखिए, इंग्लिश हैज़ फ्यूचर इन दिस कंट्री ऑल्सो बिकॉज इंडिया इज इनोकमेली, क्या है कि इकोनॉमिकली एज रीजिंग कंट्री। ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेंशंस एंड डिस्कवराइज आर फाउंड इन इंग्लिश, सो दैट फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडियन इज ब्राइट। यानी आगे क्या कहा जाता है, आगे है कि इस देश में अंग्रेजी का जो भविष्य है वो इसलिए भी है क्योंकि भारत आर्थिक रूप से एक उभरता हुआ देश है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा विकास की ओर बढ़ रहा है वैसा देश है। इस सभी तरह के आविष्कार, जितने में बहुत सारे आविष्कार हमारे भारत में, जो में भी बहुत सारे ऐसे आविष्कार हुए जो कि अदर कंट्रियों के तुलना में कहीं नहीं है, और खोजें अंग्रेजी में भी होती है। और आप देखेंगे जब आपका मोबाइल होगा, क्या आपका जो मोबाइल होगा, इसमें मोबाइल में देखें तो बहुत सारे इंग्लिश के बिना मोबाइल भी आपका कोई काम नहीं है। फिर सभी काम देखेंगे, कोई भी आपको OTP पे आता है, जो भी आपका नोट आता है, लेटर, सब आपका इंग्लिश में ही रहता है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी हमारे जो इंडिया, इसमें सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाता है इंग्लिश। अगर फर्स्ट लैंग्वेज होता तो समझ लीजिए बच्चा ही आपका इंग्लिश जानता होता, लेकिन ये सेकंड लैंग्वेज है। इसी कारण हम लोग का क्या, हिंदी बच्चा जानता है। हिंदी से पूछिए सभी बात आपको, हिंदी भोजपुरी तो आपका फेमस ही रहता है। चलिए ये भी आप समझ गए। देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मतलब इंग्लिश का जो कहानी है एक अलग से बुक होता है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का एक बुक होता है। आप सिर्फ रेनबो बुक का पढ़े होंगे,
रेनबो बुक तो आप हमेशा पढ़ते हो क्योंकि उसमें से ज़्यादा प्रश्न आता है। तो रेनबो बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो पतला सा बुक होता है, लगभग ये 9 से 10 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप नहीं लिया हो तो जरूर से ले लेंगे, ताकि वो आप एग्जाम से पहले थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन इसमें होता है, कैसा पढ़ना होता है, थोड़ा सा जान लेंगे। और ये जो प्रश्न था, सबसे पहला ना प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। देखिए कितना बार आया गया है, इसको MBBI कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। इसका चाहो स्क्रीन शॉट लेते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज या फिर ग्लोबल लैंग्वेज। यानी कि ये भी प्रश्न आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, या फिर आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। दोनों आ सकता है। लेकिन कितना बार पूछा गया है, 2021 में आया है, 2020 में आया है, 2019 में आया है, 2017 में आया है, 2014 में आया है, 2013 में है, 2012 में, इतनी साल 1 2 3 4 5 6 7 7 साल पूछा गया है, लगातार 7 साल पूछा गया। तो हो सकता है कि 2025 में भी आए, इसलिए ध्यान रखना है। इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ ही लीजिए, समझ लेना ही है। चलिए इसको समझते हैं। द मोस्ट widely used language in the world today is English. There is hardly any country where English is not being taught. यानी इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि विश्व भाषा या वैश्विक भाषा के रूप में अंग्रेजी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो लिखना आपको कैसे है, लिखना है कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो भाषा है वो है अंग्रेजी। जो दुनिया में बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये इंग्लिश ही प्रयोग, आप इंग्लिश ही सीख लेंगे तो आप अदरवाइज भारत के अलावा किसी भी, आप इंडिया के अलावा किसी भी कंट्री में चले जाएंगे तो आप अच्छे तरीके से उनसे बात कर पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है सभी देशों में कभी ना कभी थर्ड लैंग्वेज यहाँ पे हो या फिर सेकेंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज बोला ही जाता है। शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ अंग्रेजी ना पढ़ाई जाती, सभी जगह पढ़ाई जाती है, लेकिन उतना जो फ्लुएंटली जो बोलना पता है वो नहीं बोल पाते हैं। यह विज्ञान और वाणिज्य की भाषा है। क्या है, विज्ञान, साइंस और जो इकोनॉमिक है, वाणिज्य की भाषा। इस वैश्वीकृत दुनिया में कोई भी देश अंग्रेजी के ज्ञान के बिना प्रगति जो होगा, वे विकास होगा, वो कर ही नहीं सकता। क्या कर ही नहीं सकता। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नो कंट्री कैन प्रोग्रेस विदाउट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। बिना इंग्लिश के नॉलेज को वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। द यूनाइटेड स्टेट हैज़ इंग्लिश एज इट्स मेन लैंग्वेज, यानी मुख्य भाषा के रूप में वहाँ यूज होता है। इन दिस यूरोपियन कंट्रीज लाइक रसिया, फ्रांस एंड जर्मनी etc द लैंग्वेज is spoken by a large number of people. It is used as the medium of instructions in schools and college. Almost is every country is really English is expanding by this leaps and bounds as a world language। यानी कि पूरा दुनिया का यह भाषा है इंग्लिश। और संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी मुख्य भाषा है। जो अमेरिका जो होता है उसमें सबसे फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को बोला जाता है। रूस, फ्रांस, जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में यह भाषा बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। सभी लोग इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश को बोलते हैं। कि आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में सिर्फ आपको वैसा ऐसा आपको वर्ड मिलेगा जो आप सुना ही नहीं होगा, और ये आपका याद करना भी बहुत टफ होता है, लेकिन आपको पूछा जाता है, इसलिए आपको 1-2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसे लगभग हर देश के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है। वास्तव में अंग्रेजी एक विश्व भाषा के रूप में तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए आपका अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द डिफिकल्ट फेस्ड बाय इंडियन इन लर्निंग इंग्लिश। ये भी 2021 और 2018 में पूछा गया है। प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अंग्रेजी सीखने में भारतीय को होने वाली कठिनाइयों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कि अंग्रेजी हम अगर सीखते हैं तो हमें कौन सी जो कठिनाइयाँ है उसको देखना पड़ता है, उसको सामना करना पड़ता है। तो कौन कौन सी कठिनाई हो सकती है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो कौन कौन सी कठिनाई हो सकती है। सबसे पहला, इंडियन फेस मैनी डिफिकल्टीज रिलेटेड टू दी करेक्ट यूज ऑफ वर्ड। यानी भारतीयों को शब्दों के सही प्रयोग, सही यूज नहीं पता चल पाता। व्याकरण के नियम जो होते हैं, व्याकरण के नियम, रूल्स ऑफ ग्रामर, इसके हम नहीं, ग्रामर को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। अंग्रेजी के माहौल और दिशा निर्देशों से संबंधित कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी कि हमारे यहाँ क्या है, इंग्लिश का माहौल ही नहीं, जहाँ देखो भोजपुरी और हिंदी ही बोले जाते हैं। कि ये जो इंग्लिश कोई बोलता ही नहीं, तो हम लोग को इंग्लिश माहौल में नहीं पले हुए ना, इसी कारण से हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। इंग्लिश इन्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस दे हैव लक ऑफ वर्ड्स एंड नो गुड प्रोनाउंसिएशन। और आगे देखिए, उसके पास शब्दों की कमी होती है। हम लोग क्या होता है, शब्दों इंग्लिश शब्द ही नहीं मिलेगा। आप इंग्लिश से बोलेंगे तो शब्द ही कम पड़ जाएगा, क्या बोले। और हिंदी में शब्द ही खत्म नहीं होगा हाली, और अच्छा उच्चारण भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग का क्या है, गाइडेंस भी नहीं मिल पाया, अच्छा इन्वायरमेंट भी नहीं है, क्या है, मार्गदर्शन उतना नहीं है इंग्लिश का। इसीलिए हम लोग को बहुत दिक्कत होती है इंग्लिश सीखने में। आइए 4वां नंबर प्रश्न इसे देखिए, अगर आपका 10th जो होता है, 10th में क्या है, इंग्लिश आपका कंपल्सरी नहीं दिया गया है। आपको जो 10th इसमें इंग्लिश आपको कंपल्सरी कर दिया जाए तो आप सभी मान चलिए अभी जो है 12th में है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इंग्लिश सीखने में आप अभी पहले समझिए फर्स्ट क्लास में, आपका
अब क्या है फर्स्ट क्लास में है, अगर अभी आपको इंग्लिश की बात करें तो, यानी कि बिहार बोर्ड वाले का जो 10th में अगर इंग्लिश कुछ कर दिया कि इंग्लिश भी जरूरी, इस प्रकार से 12th में इंग्लिश कंपलसरी है, उससे भी अगर 10th में भी कर दिया जाए तो बहुत हद तक संभव है कि इंग्लिश लोग कुछ समझ में आने लगे। जो स्टूडेंट होगा 12th में ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको कभी बिहार बोर्ड वाले कभी जरूरी नहीं पड़ा इंग्लिश पढ़ने का, इसलिए आपको बहुत टफ लगता होगा। तो व्हाट इज ड्रामा, अगला प्रश्न 4 नंबर, ये भी पूछा गया है 2022 और 2020 में, तो ये भी आ सकता है, इसलिए इसको भी हम दे दिए हुए। व्हाट इज ड्रामा, व्हाट आर ड्रामेटिक एलिमेंट्स फीचर ऑफ ड्रामा, यानी कि नाटक क्या है, नाटक क्या है, नाटक के नाटकीय तत्व या फिर विशेषताएं क्या है, तो 2022 और 2020 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि व्हाट इज ड्रामा, व्हाट आर ड्रामेटिक एलिमेंट्स फीचर ऑफ ड्रामा, यानी कि लिखना कैसे है, लिखना कि ड्रामा इज ए ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड है, दैट मीन्स अ थिंग डन एज एक्टिंग, ड्रामा एंड प्ले आर synonyms, बट द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर दैन द वर्ल्ड। तो क्या हो जाएगा कि नाटक क्या है, नाटक की नाटकीय तत्व विशेषताएं क्या है, तो ड्रामा एक ग्रीक शब्द है, ड्रामा इज ए ग्रीक वर्ड, दैट मीन्स think done and acting, drama and play are synonyms, but the word drama is more popular than the world। तो क्या हो जाएगा कि ड्रामा एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है कार्य को करना, नाटक और खेल समानार्थी शब्द है, लेकिन नाटक शब्द दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। एक और होता है आपका साइनोनिम्स, साइनोनिम्स जो एंटोनिम होता है, ये समझ लीजिए कि दो आपका आ जाएगा साइनोनिम्स है, और आपका जो एंटोनिम्स होता है, एंटोनिम्स जो होता है वहाँ से भी आपका आ जाता है 2 नंबर, यानी कुल मिला 5 नंबर आपका साइनोनिम्स और एंटोनिम्स मिलाकर एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे प्ले इन आवर कंट्री, इसमें भी आपको दिया गया है ड्रामेटिक एलिमेंट्स आर प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग्स, गेस्चर, म्यूजिक और आपका क्या होता है साइकोलॉजी, यानी कि इसमें जाएगा कि हमारे देश में खेल, नाटकीय तत्व जैसे कथानक, चरित्र, संवाद, भाव, भंगिमा, संगीत, एकलाप, ये सब है। आइए अब नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि नेम एनी 5 इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, जो कि 2018, 2015, 2013 और 2012 में इतनी बार पूछा गया है कि नेम एनी 5 इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, यानी 5 आपको इंग्लिश ड्रामाटिस्ट के राइटर जो है उसको नाम बताना है। तो लिखना कैसे है, अगर एक सवाल आपके एग्जाम में आता है 2025 से आपका होने वाला एग्जाम, आपका जो 2025 में आप होने वाला हो सकता है ये प्रश्न आपको आ जाए, तो कैसे लिखना है आपको, लिखना है आपको कि दीज आर द नेम ऑफ 5 इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। सबसे पहला विलियम शेक्सपियर, दूसरा जीबी शॉ, तीसरा टीएस एलियट और चौथा सैमुअल बेकेट और पांचवा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। ये 5 लिख देंगे ना आपका 5, आपका फिर 2 नंबर जो होगा वो आपको कंप्लीट देना ही देना है एग्जामिनर को। तो आइए अगला प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर प्रश्न, राइट द नेम ऑफ डायलेक्ट ऑफ मिडल इंग्लिश। सबसे पहले मिडल इंग्लिश का डायलॉग और ओल्ड इंग्लिश का डायलॉग, मॉडर्न इंग्लिश का कोई डायलॉग नहीं है, तो दोनों का डायलेक्ट भी पूछ सकता है कि 2022 और 2020 में पूछा भी है कि राइट द नेम ऑफ डायलेक्ट ऑफ मिडल इंग्लिश, और यहाँ पर राइट द नेम ऑफ 4 डायलेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश और मिडल इंग्लिश दोनों का डायलेक्ट पूछा गया है, तो बताना है कि द ओल्ड इंग्लिश हैड 4 डायलेक्ट, दे वीयर नो एज नॉर्थम्ब्रियन, वेस्ट सेक्शन, कैंटिस एंड अमेरिकन। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला आपको और नॉर्थम्ब्रियन और दूसरा क्या है, दूसरा है आपका यह वेस्ट सेक्शन और तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका कैंटिस है और आपका जो चौथा है वो है अमेरिकन। यानी 4 डायलेक्ट है, और आपका इसमें देखिएगा अगर मॉडर्न है मिडल इंग्लिश में वो है आपका नॉर्थर्न, साउथर्न, कैंटिस और ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड, इसमें 4 है। आपका जो ओल्ड इंग्लिश में है इसमें आपका जो 4 है, ओल्ड इंग्लिश में 4 है, और इसमें क्या है, इसमें 5 है आपका मिडल इंग्लिश में, ओल्ड में 4 और मिडल में 5, ये ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि व्हाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, 2019 में पूछा गया है, भारतीय अंग्रेजी जल्दी क्यों सीखते हैं, भारतीय जो होते हैं वो अंग्रेजी जल्दी क्यों सीखता है, 2019 से पूछा गया है। द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश बिकॉज दे बिलोंग टू एंडो यूरोपियन फैमिली इन इंडिया, दे आर डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश फॉर ऑफिशियल, कमर्शियल वर्क, ग्लोबल रिलेशनशिप्स एंड जॉब etc। तो यानी भारतीय लोग अंग्रेजी जल्दी सीखते हैं क्योंकि वे इंडो यूरोपियन परिवार से हैं, भारत में वे अधिकाधिक वाणिज्यिक कार्य, वैश्विक संबंधों और नौकरी आदि के लिए अंग्रेजी पर यह निर्भर होते हैं, इसीलिए सीखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑन वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो आए थे भारत में उन पर क्या प्रभाव पड़ा इंग्लिश वर्ड का, कौन कौन से नए वर्ड दिए, क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो लिखना कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट यानी नॉर्मन विजय का अंग्रेजी शब्द, इस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, जो भी आर्ट्स वाले स्टूडेंट है वो जानते होंगे इस बारे में। नॉर्मन विजय का अंग्रेजी शब्दावली पर क्या प्रभाव पड़ा, तो 2022 और 2021 में पूछा गया है। लिखना कि एज वी नो दैट देयर was a great impact of the Norman conquest on vocabulary of English. Its result was also seen because the influence of French on English language was clear with many
French word replacing English vocabularies. The word stroke was influenced and the items and grammar were also affected in the Middle English। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं, as we know that there was a great impact of the normal conquest on vocabularies of English। यानी हम जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी की शब्दावली पर नॉर्मल विजय का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। इसका परिणाम यह भी देखने को मिला कि अंग्रेजी भाषा पर फ्रेंच का जो प्रभाव है वो अस्पष्ट था। यानी इट्स रिजल्ट वाज ऑल्सो सीन बिकॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच ऑन इंग्लिश लैंग्वेज वाज क्लियर विथ मैनी फ्रेंच वर्ड्स रिप्लेसिंग English vocabularies. The word stroke was influenced and the items and grammars were also affected in that English Middle English। तो और कोई फ्रेंच शब्दों में कई शब्दावली की जगह ले ली, शब्द भंडार प्रभावित हुआ और मध्य अंग्रेजी के मुहावरे और क्या है व्याकरण से भी ये प्रभावित हुए। तो ये था आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश का कुछ ऐसा प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में आते रहे और हो सकता है अगले बार भी आए, तो आपको बताना जरूरी था। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बता देंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आने पर लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।